उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। भारतवर्ष का इतिहास समृद्ध रहा है और समृद्ध इतिहास भी इसलिए रहा है चूंकि जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने सभी चीज़ों को लिपिबद्ध किया, लिखा। चाहे पांडुलिपि हो, चाहे इसके साथ पत्थर पर लेखन हो, नक्काशी हो या ईंटों पर लिखने की कला हो, ये सब हमारे पूर्वजों ने कई शताब्दी पहले से ही गृहस्थ कर लिया था और लगातार इसको लिखते रहे। तभी आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि अपने समृद्धिशाली इतिहास को एक दूसरे को बता सकते हैं। लेकिन क्या आप जान सकते हैं कि पहले किस तरह से पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी, पत्थर में तराशी कैसे की जाती थी, किस तरह से ईंटें पर लिखा जाता था? इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती थी। और संगम नगरी प्रयागराज का यह गौरव है कि संगम नगरी प्रयागराज में डॉक्टर ब्रजेश सिंघल जी आए हुए हैं, जो कि हिंदुस्तानी एकेडमी में 100वें वर्ष में प्रवेश करने के पहले कुछ पांडुलिपियों को पढ़ने आए हैं। उजाला लाइव पर वो लगातार मौजूद हैं। हम उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह से इस समृद्धशाली इतिहास को हमने बचाया, कैसे पांडुलिपियाँ हुई और कैसे ये पढ़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका उजाला लाइव में। आप हिंदुस्तानी एकेडमी में आए, लगातार आप इस तरह की पांडुलिपियाँ पढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? पांडुलिपि का जो विषय है, पांडुलिपि का मतलब ये है कि उसको हमारे जो पूर्वज थे शुरू में जब वेदों का पाठ करते थे तो उनमें घन अगर वगैरह जो है इस तरह से सुरक्षित था कि वहाँ उनको लिखने की आवश्यकता नहीं होती थी और वो वाचिक परंपरा में उनको याद करते थे और वाचिक परंपरा में चलता रहा। जब धीरे धीरे लोगों की स्मृति में थोड़ा सा फ़र्क होने लगा तब फिर उनको ये आवश्यकता महसूस होने लगी कि हमको इनको लिखना चाहिए। चूँकि उस ज़माने में कागज़ नहीं था, शाही नहीं थी, तो उस वक़्त में लिखने का साधन पत्थर था, ईंट थी। जहाँ पर पत्थर उपलब्ध थे वहाँ पर पत्थरों पर लिखना, या जहाँ पर लोहा उपलब्ध था वहाँ पर लोहे पर लिखना, तांबा उपलब्ध था तांबे पर लिखना, ताम्रपत्र जिसको हम कहते थे, या जहाँ पर जो है जिस तरह की धातु उपलब्ध होती थी उस धातु पर लिखते थे। कई बार मिट्टी के ठीकरियों पर भी लिखा करते थे, जिसको मिट्टी के टुकड़े या बर्तन जो होते थे उस पर भी लिखा करते थे। इस तरह के अनेक प्रकारों से हमारे पूर्वजों ने लिखने की एक परंपरा को, लिपि को प्रारंभ किया। और जो हमारे भारतवर्ष की जो पुरानी लिपि थी वो लिपि थी ब्राह्मी लिपि, माना ये ब्रह्म की लिपि। और वो लिपि चूँकि आज अप्रचलित हो गई है, उसे धीरे धीरे विकसित होते होते नागरी लिपि आ गई है। और आज हमारे पास में जो कुछ मिल रहा है वो ज़्यादातर नागरी लिपि में लिखा हुआ मिल रहा है। लेकिन हमारे पास शिलालेख और हमारे पास में स्टिकालेख, इस तरह के जो पुराने और कुछ जो ताम्रपत्र वगैरह अभी भी हमारे पास में ब्राह्मी लिपि में भी मिल रहे हैं, दूसरी लिपियों में भी मिल रहे हैं। कन्नड़ में भी है, तेलुगु में भी है, तमिल में भी है, मलयालम में भी है। हमारे भारतवर्ष में जो है अनेक भाषाएँ हैं, अनेक लिपियाँ हैं। उन लिपियों में अलग अलग लिपियों में अलग अलग हमारे पास में अभी भी लेख मिल रहे हैं। और भारतवर्ष के सबसे पुराने और सबसे प्रामाणिक जो लिपि विज्ञान के विशेषज्ञ थे वो थे गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और उन्होंने लिपि विज्ञान करके एक बहुत बड़ी पुस्तक लिखी जिसकी देश और विदेश के विद्वानों ने बड़ी भारी प्रशंसा करी। और वो किताब आज भी अपने क्षेत्र में प्रामाणिक मानी जाती है। उन्होंने अनेक लिपियों को, किस लिपि में कौन सा अक्षर किस प्रकार लिखा जाता है, किस प्रकार पढ़ा जाता है और उसका उच्चारण किस प्रकार होता है, पूरा का पूरा उन्होंने लिपि विज्ञान को उसको लिपिबद्ध किया। और उनको उसके आधार पर महोपाध्याय की उपाधि मिली, सर की उपाधि मिली। अंग्रेज जैसे लोगों ने उस ज़माने में उनको प्रशंसित किया उनकी किताबों पर जो है। और उन्होंने अपने जितने भी इतिहास के ग्रंथ लिखे, राजस्थान के इतिहास में हम उनको जो है सबसे बड़ी अथॉरिटी मानते हैं, सबसे बड़ा जो है आधार उनकी पुस्तकों का है। और उन्होंने जो भी कुछ लिखा है वो सारा का सारा जो है शिलालेखों के आधार पर, या जो कुछ भी उनको स्टिका लेखों पर मिला, ताम्रपत्रों पर मिला, उनके ऊपर उन्होंने काम किया है। बाकी का उन्होंने भाटों की बढ़ंत पर काम नहीं किया या चारणों की बातों पर उन्होंने कम से कम विश्वास किया उन्होंने। और उनकी पुस्तकों में इतना गंभीर अध्ययन है कि जैसे किसी एक राजा के बारे में 11 मतलब जो ये
प्राचीन उल्लेख उपलब्ध हैं। तो 11 का उन्होंने उल्लेख किया है कि भाई उसके बारे में कुल मिलाकर के 11 उल्लेख मिलते हैं और 11 उल्लेख ये है, और इसके आधार पर वो उन्होंने उनका समय निश्चित किया, उनकी जो है वंश परंपरा को निश्चित किया, पूरे राज परिवार को उन्होंने निश्चित किया, और उन्होंने जो है पूरा का पूरा इस चीज़ को उठाया। अच्छा, सब चीज़ें हम लोग देखते हैं, समझते हैं। आपने 110 पुस्तकें लिख रखी हैं, लोग उसको पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने इन सारी चीज़ों पे काम किया है, और आप बता रहे हैं अभी भी नए नए ताम्रपत्र आ रहे हैं जिसे अभी तक नहीं पढ़ा गया है, तो ऐसे कितने ताम्रपत्र होंगे जो अभी तक नहीं पढ़े गए? अभी तक बहुत है, मतलब अभी भी जो है राजस्थान में पर्टिकुलरली, चूँकि मैं राजस्थान को बिलोंग करता हूँ, राजस्थान से मैं ज़्यादा टच में रहता हूँ। अभी भी जब मैं देखता हूँ तो राजस्थान में हम जो है आजकल सोशल मीडिया हो गया है, पत्रिकाओं में जो है इस तरह की आलेखों का थोड़ा कम प्रकाशन हो पा रहा है। तो हम सोशल मीडिया पर जब हम देखते हैं हमारे विद्वानों के ग्रुपों में, तो आज भी हम देखते हैं कि अमुक ने वहाँ से एक नया शिलालेख निकाल लिया, उसने एक जा करके वहाँ जो है किसी मंदिर में लगा हुआ जो है स्तंभ लेख को पढ़ लिया है, उसने वहाँ पर जो है किसी पुराने उसमें, मैं अभी मेरे नेटिव प्लेस में गया तो एक मंदिर की रिपेयरिंग हुई, उसमें लगभग संवत 1300 का वो मंदिर बना हुआ था, और वहाँ पर उसकी दीवार में वो जो है शिलालेख लगा हुआ था। उन्होंने क्या किया कि जब सफ़ेदी की तो सफ़ेदी से उसको मिटा दिया। मैंने पुजारी जी से पूछा, मैंने कहा आपने ये क्या काम किया? अरे साहब कौन पढ़ता है आजकल? मैंने कहा हम पढ़ने वाले हैं ना, हम आपको पढ़ करके बताएंगे। हमने फिर उसको खूब जो है उसकी सफ़ेदी को हटवाया, उसको पढ़ाया, पढ़ करके उनको बताया, फिर उसको लिख करके दिया, उसका पाठ निर्धारित किया। केवल पढ़ लेना ये निश्चित नहीं होता है कि वो पढ़ लिया गया, उसका पाठ का निर्धारण करना भी निश्चित होता है, क्योंकि पहले जो है लिपि के लिए और लिपि लिखने के तरीके इतने वैज्ञानिक नहीं थे जितने आज की तारीख में। तो उसको हमको ये निर्धारित करना पड़ता है कि उसका पाठ क्या होगा, और पाठ के संपादन को बहुत महत्व दिया जाता है। और यदि आप देखेंगे तो पुराने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो पुरानी पत्रिकाएं निकलती थी, उन पत्रिकाओं में कई बार कई विद्वानों में मतभेद होते थे कि इस शिलालेख का पाठ ये नहीं, ये होना चाहिए, ये नहीं, ये होना चाहिए, और उससे मतभेद भी निकलते थे और निर्णय भी होता था। तो वो स्थितियां आज भी है, और विद्वान लोग आज भी उस पर काम कर रहे हैं, और ऐसे पढ़ने वाले और लिखने वाले कुछ गिनती पर रह गए हैं, बाकी का बहुत ज़्यादा जो उंगलियों पर गिनने वाले लोग हैं। आज मेरे से पहले वाली पीढ़ी जो थी उसमें निश्चित ही बहुत लोग थे, लेकिन आज इस पीढ़ी में हम लोग बहुत कम लोग रह गए जो इस तरह का काम हम कर रहे हैं। बाकी अगर आगे की पीढ़ी शायद मेरे को लगता है कि इसको धीरे धीरे बिल्कुल भूल जाएगी, पता नहीं क्या होगा। ये भी हो सकता है कि भारत कभी वीरों से और विद्वानों से खाली नहीं है, हो सकता है कोई और भी ज़्यादा। इसके बारे में आप बात कर रहे हैं तो मैं जिक्र करूंगा बिहार की नालंदा विश्वविद्यालय का। कितनी बार उसको जलाया गया, क्या किया गया, और इसीलिए किया गया कि संस्कृति समाप्त हो जाए भारतवर्ष की, लेकिन आज भी हमारी संस्कृति जीवित है और इन्हीं ताम्रपत्रों पर और हस्तलिखों पर ही मौजूद है। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको संशोधित करूंगा कि जब हमारा नालंदा को सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर जलाया गया, हमारे विद्वानों की मेधा और स्मृति इतनी पुष्ट थी, इतनी मजबूत थी कि उनके ग्रंथों को जलाने के बावजूद भी उनको ग्रंथ जो है श्लोकबद्ध या कारिकाबद्ध या गद्य में थे, तो गद्य में भी उनको बिल्कुल एकदम लाइन टू लाइन, पंक्ति टू पंक्ति, श्लोक टू श्लोक एज इट इज़ उनको याद थे। और उन्होंने जलने के बावजूद भी बहुत से विद्वानों ने उनको वापस लिपिबद्ध किया। ऐसे बौद्धों में भी कुछ काफ़ी विद्वान हुए जिन्होंने जो है अपने ग्रंथों को लेकर के अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर नेपाल में और तिब्बत में भागे हैं वो लोग। और जब राहुल सांकृत्यायन गए वहाँ पर, तो वो गधों पर जो है उन बोरियों में भर भर के उन ग्रंथों को लाए। उन्होंने बहुत बड़ा बौद्धों पर काम किया है और उनको जो है पंडित की जगह महापंडित कहा जाता है। इसी तरह हमारे जो यहाँ के विद्वान थे, उन विद्वानों ने जो है उनको अपनी स्मृति में जो भी कुछ था उसको फिर वापस लिपिबद्ध किया। और आज हमको जो इतिहास, जो साहित्य मिल रहा है लिखा हुआ, वो हमारे ब्राह्मणों की और हमारे जो ये विद्वान थे, मनीषी लोग थे, उनकी स्मृति का फल है कि उन्होंने आज भी मतलब वो चीज़ें हमको मिल रही हैं। और मैंने खुद ने मेरे बचपन में ऐसे ऐसे जो ये संतों को देखा है, उन लोगों से मेरी भेंट वार्ताएँ हुई हैं जिनको अपने संप्रदाय की पूरी वाणियाँ मतलब 10-10 हज़ार जो है उनको छंद कंठस्थ याद थे, बिल्कुल लाइन टू लाइन उनको याद हुआ करता था। तो ऐसे मेधा के लोग हमारे भारतवर्ष में हुए हैं। तो उनके जलाने के बावजूद भी हमारी न संस्कृति नष्ट हुई, न हमारा साहित्य नष्ट हुआ। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो चली गई, लेकिन फिर भी मतलब हम बहुत कुछ बचे। और हम आशा करते हैं कि जो ये हम उन पांडुलिपियों को आगे प्रकाशन में लाएं, उनको प्रकाशित करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी हमारे हिंदी वाले और संस्कृत वाले लोगों का आजकल रुझान थोड़ा इस
तरफ से हट गया है और वो पांडुलिपियों पर काम करना चाहते भी नहीं, काम नहीं चाहते नहीं। उसका कारण ये, एक तो प्रकाशक नहीं मिलता, दूसरा बात ये कि उसमें इतना परिश्रम होता है कि मतलब आप जो ये कविता लिखेंगे या कहानी लिखेंगे या उपन्यास लिखेंगे तो एक उपन्यास आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 महीने में आप एक उपन्यास को लिख सकते हैं। लेकिन आप 200 पेज की 300 पेज की पांडुलिपि पर काम करेंगे तो आपको वर्षों लग जाएंगे, 2-2 4-4 वर्ष लग जाएंगे। फिर उसका पाठांतर का काम, लिखने का काम इतना जटिल प्रक्रिया है कि आप उसमें बड़ा परिश्रम का काम, फिर उसमें कुछ आदमी को मिलता नहीं। एक उपन्यास चल जाता है तो उसको रॉयल्टी में काफ़ी पैसा मिलता है, लेकिन तो इसी वजह से इस पर पांडुलिपि पे काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब पांडुलिपि की अगर आप बात कर रहे हैं तो यह नाथ संप्रदाय की भी बात बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपने इतना काम किया और राजस्थान में इतनी बड़े स्तर पे लिखा हुआ पांडुलिपि का पूरा भंडार मिला है, जिस पर आपने पढ़ा है, उसको आगे बढ़ाया है। तो नाथ संप्रदाय के बारे में 2 शब्द। नाथ संप्रदाय पर आप देखिएगा कि राजस्थान में सबसे पुराना और सबसे प्रामाणिक एक जो है संवत 1103 का शिलालेख मिला है, जिसका आज तक किसी ने भी नाथ पंथ के संप्रदाय के संदर्भ में किसी ने भी नोटिस नहीं लिया, आज तक उसको कहीं कोट नहीं किया, उसकी चर्चाएं नहीं हुई। मैं पहला व्यक्ति हूँ जब मैंने गोरखनाथ के समय को निश्चित करने के लिए उस संवत 1103 के शिलालेख को काम लिया है और मैंने मेरी पुस्तक को उसको पंक्ति वाइज, पंक्ति के अनुसार जिस पंक्ति में जितने शब्द लिखे हुए हैं, जैसे लिखे हुए हैं, उसको मैंने कोट किया है, फिर उसका संपादित पाठ कोट किया है और उसके आधार पर मैंने मेरे निर्णय दिए हैं। तो ये पहला मौका है जब मैं गोरखनाथ के बारे में संवत 1103 के शिलालेख का उद्धरण अपनी पुस्तक में दे रहा हूँ। और गोरखनाथ के समय को निर्धारित करने के लिए सबसे पहला और हिंदी में जो काम हुआ वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। उन्होंने उनके समय को निर्धारित करने के लिए 6 बिंदु दिए कुल मिलाकर के। चूँकि वो इतिहास के साहित्य के व्यक्ति थे, इतिहास से उनका बहुत ज़्यादा सीधा संबंध नहीं था, लेकिन चूँकि वो महामनीषी थे, बहुत बड़े विद्वान थे और जिस वक़्त में वो शांति निकेतन में थे उस वक़्त में नाथ पंथ पर कलकत्ता में बहुत काम हो रहा था, बंगाल में बहुत काम हो रहा था। वो उन सभी विद्वानों के संपर्क में भी थे, उनके आधार पर उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। लेकिन फिर भी उन्होंने इतिहास को जिस तरह से जहाँ से उन्होंने उद्धृत किया, जिस पुस्तक से उन्होंने उद्धृत किया, उन ओरिजिनली लिखने वालों ने उसको गलत समय और गलत तरीके से पेश किया। वो उस चीज़ को समझ नहीं सके। जैसे राजेंद्र चोल था, 2 राजेंद्र चोल हुए, उन्होंने बाद वाले राजेंद्र चोल को कोट कर दिया, उसका समय दे दिया, पहले वाले का नहीं दिया, जबकि संबंध पहले वाले से था। तो इस तरह से मतलब जो है ना कुछ थोड़ा सा समय में विपरीत हो गया और वो उस पर निर्णय नहीं दे सके। लेकिन चूंकि मैंने फिर सोलंकियों का, चूंकि वो राजेंद्र चोल सोलंकी था, मैंने फिर सोलंकियों के इतिहास को पढ़ा और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने सोलंकियों का इतिहास 1911 में लिखा, सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है वो। उसके आधार पर फिर मैंने उसको बड़ा ढंग से जो है फिर विशुद्धानंद पाठक ने भी उन्हीं चीज़ों को रिपीट किया और भी इतिहासकारों ने फिर उसको एक्सेप्ट किया उन सारे वर्जन्स को। तो मैंने सारे इतिहास के ग्रंथों को एक एक को छान करके एक विषय को लेकर के लंबे उद्धरण दिए, लंबी बातें की हैं और एक चीज़ पर मैंने विश्लेषण किया है। और गोरखनाथ के समय को निर्धारित करने के लिए मैंने 38 सूत्र दिए, 38 आधार दिए, जिनके आधार पर मैंने गोरखनाथ का समय को निर्धारित किया। इतना विस्तार से काम शायद किसी ने किया हो। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपका। तो अगर हम अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जो आने वाली भविष्य है, नई फसल है, नई पौध है, नए बच्चे हैं, उनको चीज़ों को बताना चाहते हैं, तो आवश्यकता है कि अपनी पुरानी पांडुलिपियों को पढ़ें और उसे अपने अंदर आत्मसात करें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और पीढ़ियां हमको याद करेंगी। आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज।